Hello friends, welcome to my channel. Before starting the video, I will request you all, please do comment in my comment section whether you like this video or not, and also click the subscribe button if you are a new viewer and press the bell icon, and please like and share my videos to help those who are sitting at home in the corona pandemic and are free and they are not able to utilize their time, so that they can make the notes perfect and grasp this knowledge to a better extent. Starting with the chapter number 2 of chemistry, that is structure of atom. ये चैप्टर इन केस ऑफ ++1 स्टार्ट होता है बहुत ही ब्रीफ नॉलेज के साथ, जो कि हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. दैट इज़ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. ऑल ऑफ़ यू नो दैट थॉमसन जो थे, जे थॉमसन थे, उन्होंने एटम का मॉडल एक ऐसा दिया था जिसमें ही टोल्ड अस अबाउट कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर ऐसे एम्बेडेड हैं जैसे कि प्लम पुडिंग होती है या रेजिन पुडिंग होती है या फिर वाटरमेलन के सीड्स होते हैं. थॉमसन मॉडल जो है इट वाज डिस्कार्डेड बिकॉज उसने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को नहीं कंफर्म किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था. तो दिस वाज प्रॉपरली discarded. Then there comes the Rutherford who gave alpha particle scattering experiment. ज़्यादातर ऐसा होता है, एक मॉडल आता है, दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि आप ये प्रूव करो, लेकिन वो मॉडल प्रूव नहीं कर पाता, एंड द सेकेंड साइंटिस्ट गिव दैट मॉडल अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव इट्स मेथड. सो रदरफोर्ड आए और उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जो कि थॉमसन नहीं कर पाए थे. सो उन्होंने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका सेटअप दिखाती हूँ. रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक लेड ब्लॉक लिया जिसमें उन्होंने रेडियम फिट किया जिसमें से अल्फ़ा रेज आ रही थी, विच वाज द सोर्स ऑफ अल्फ़ा रेज. अल्फ़ा रेज कुछ भी नहीं है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ा रेज इज़ नथिंग बट हीलियम 2 पॉजिटिव, यानी कि हीलियम के ही पार्टिकल्स होते हैं जो 2 पॉजिटिव होते हैं, यानी कैटायनिक फॉर्म में होते हैं. व्हाट ही ऑब्जर्व, जब ये अल्फ़ा रेज एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि थिन गोल्ड फॉयल को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के आगे रखा गया और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक कर गए. फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज़ 1 आउट ऑफ 10,000 पार्टिकल्स जो हैं वो रिट्रेस हुए बैक अपने पाथ पे. इनके बेसिस पे उन्होंने कुछ एक ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन दिया और एटम का स्ट्रक्चर बताया. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली उन्होंने ऑब्जर्व किया, मैंने इसको 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड. और इसी के साथ मैं बच्चों को कंक्लूजन भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, इसका मतलब कंक्लूजन में पढ़िए कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर पास हो गए तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी रहा होगा, तो ही अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए. तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मैं आपको कंक्लूजन समझाऊंगी. सेकेंडली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया दैट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी उसमें से कुछ एक % अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए बैक. अब इसका मतलब है कि अगर कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए दैट देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट इन द एटम. ये कैसे कंफर्म किया? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम 2 पॉजिटिवली चार्ज हैं, और अगर एटम ने उसको डिफ्लेक्ट किया है तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इट मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एटम के अंदर किसका कोई पॉजिटिव पार्ट होगा जिसने अल्फ़ा पार्टिकल को स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किया होगा. तो इससे ये कंक्लूजन मिला रदरफोर्ड को दैट देयर इज़ अ पॉजिटिवली मास प्रेजेंट इन द एटम. फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को ये हुई कि बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स, इट मीन्स 1 आउट ऑफ एवरी 1000 पार्टिकल्स जो हैं वो फॉयल में से पास नहीं हुए बल्कि 180 डिग्री के एंगल पर वापस रिट्रेस हो गए. व्हाट डज इट मीन? अगर सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स को लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफर हुआ, यानी वो 180 डिग्री के पाथ पे रिट्रेस हो गए, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो मास है वो बहुत छोटी सी प्लेस में है, और अगर वो छोटी सी प्लेस में है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन करके अल्फ़ा पार्टिकल्स को वापस भेज सकता है डायरेक्ट कॉल्यूजन के साथ. तो दीज वर दी ऑब्जर्वेशन एंड साइमल्टेनियसली कंक्लूजन्स ऑफ द रदरफोर्ड
अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नो चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। और उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के? नेक्स्ट साइंटिस्ट आने ही वाले हैं नील बोहर, लेकिन क्या चीज़ थी जो रदरफोर्ड ने नहीं एक्सप्लेन की, जो उन्होंने एक्सप्लेन की एंड दे हैव मेड देयर मॉडल, दैट इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सो इनके ड्रॉबैक्स ये थे, फर्स्टली रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एसिलरेशन कर रहे हैं, और एसिलरेशन आप लोगों को पता ही है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एसिलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वो कॉन्टिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के ऊपर अप्लाई करें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एसिलरेशन करता है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा, और जब वो ऐसा इलेक्ट्रॉन करता है अपने ऑर्बिट में तो वो रेडिएशन एमिट करेगा और ऑर्बिट जो है वो श्रिंक होगा और धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। द मॉडल डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, और इनके एनर्जीज के बारे में भी नहीं बताया है। तो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वो है आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब सेम एलिमेंट है जिसका डिफरेंट मास नंबर है बट एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट को कहते हैं प्रोटियम, देन ड्यूटीरियम, देन ट्रीटियम, क्योंकि उनके मास नंबर्स 1, 2, 3 हैं बट एटॉमिक नंबर विल रिमेन द सेम। सिमिलरली आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्गन है और आर्गन का मास नंबर एंड कैल्शियम का मास नंबर इज सेम 40 बट देयर एटॉमिक नंबर इज नॉट सेम 18 एंड 20, तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रेंड्स वो होती हैं विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से बता देती हूँ, 40 में से आपने 18 माइनस किए व्हाट यू विल गेट, एंड 40 में से 20 आपने माइनस किए व्हाट यू विल गेट। अगर दोनों को मास नंबर और आपके एटॉमिक नंबर को माइनस करने पर यू गेट समवट नंबर ऑफ समथिंग, यानी कि आपको कुछ मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, कुछ सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के, तो दैट इज़ कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल Na आप ले सकते हैं Na पॉजिटिव, राइट, Na पॉजिटिव। एंड सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप इसको सॉल्व करें तो Na का आपके पास एटॉमिक नंबर आता है Na इज़ 11, और इसमें आप -1 करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपने प्लस साइन लगाया, इट मीन्स आप इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे 1 तो यू विल गेट 10। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एटम ले लेते हैं नियॉन, राइट, नियॉन, इट विल बी नियॉन। सो नियॉन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है नियॉन का इट विल बी 10। तो दीज बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिस्कस करने से पहले हम ये बताएंगे कि ये होता क्या है। वो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होती हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये कॉन्टीन्यूसली सेम टाइम पे सेम तरह से प्रोपेगेट करती हैं, ऑल्टरनेटिंगली प्रोपेगेट करती हैं। ये ट्रांसमिटेड होती हैं वेव्स की फॉर्म में क्योंकि ये एक साथ होती हैं एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ये कोई चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तब प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर होती हैं और जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं। एंड सेकेंडली दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, यानी अगर हम एक वेव बनाएं तो वेव के बीच में एक प्रॉपर जो वेव होती है उन दोनों की क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है और ट्रफ्स के बीच में डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वेव लेंथ। और कितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में पास करती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स फ्रिक्वेंसी।
एंड डिस्टेंस, एक वेव जो 1 सेकेंड में ट्रैवल करती है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। और वो कितना ट्रैवल करती है? इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हाउ फास्ट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेव नंबर का मतलब कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ पास की हैं। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी वेव की, तो हम वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन को उसकी वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी। बट इफ़ यू वांट टू हैव वेव नंबर, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल से हम उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो दीज आर द टू you can say formulas which will help you out in some numericals also. Next important topic is discovery of protons and neutrons. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट। एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक कैथोड और एक एनोड सेटअप की है, एक वैक्यूम पंप है और एयर है बहुत ही लो प्रेशर की। इस कैथोड में से प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज होगी, और प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज कैसे होगी वो हम देखते हैं। फर्स्टली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया गया, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज रेज निकली, जिन्हें हम कैनाल रेज कहते हैं। कैथोड रेज की तरह नहीं थी ये, बल्कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस हमने कैथोड रे ट्यूब में रखी है। ये गैसेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे। अगर चार्ज टू मास रेशो पार्टिकल्स की निकालें तो वो डिपेंड करती है कौन सी गैस से ये ऑरिजिनेट हुए हैं। जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के ही यूनिट होते हैं। अब इनका बिहेवियर जो है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन और कैथोड रे से। फिर आती है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही ओरिजिनेट हुआ था। कैथोड रे ट्यूब एक ग्लास कंटेनिंग ट्यूब थी, जिसमें 2 थिन पीसेस मेटल के लगाए गए थे इलेक्ट्रोड से, और इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करवाया गया था लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे। प्रेशर डिफरेंट गैसेस का एडजस्ट करते थे इवैक्यूएट करके, उनको बाहर निकाल कर। जब सफिशेंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे हम इन इलेक्ट्रोड्स पे, तो करंट फ्लो करने लगता था और ट्यूब में फ्लो करता था नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कुछ एक रेज निकली, जिन्हें हमने कैथोड रेज नाम दे दिया, क्योंकि वो कैथोड से निकली थी। अब फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड जो है उसको चेक किया बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। हमने एनोड में एक होल करके इसे चेक किया। कोस्टिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कॉल्ड जिंक सल्फाइड कोटिंग। हमने उसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी, और ऐसा करने पर एक ब्राइट स्पॉट हमें कोटिंग पे मिला, जिसके वजह से हमें ये पता लगा कि इसकी मूवमेंट हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये कुछ एक पॉजिटिवली और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो निकले, डिपेंडिंग कि हमने उसमें कौन सी गैस ली थी। राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फ्रेंड्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। रेडिएंट एनर्जी हमेशा एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, मतलब कोई भी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, चाहे वो सन से ही आ रही है, वो कॉन्टीन्यूसली नहीं एब्जॉर्ब और एमिट होती, बल्कि डिसकॉन्टीन्यूसली होती है स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी अगर हम बात करें लाइट की केस की, तो उस क्वांटा को फोटॉन कहते हैं। एनर्जी जो होती है हर एक क्वांटा की, वो उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जैसे ई जो है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इट विल बी ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू आपको याद करनी है 6.6 × 10⁻⁻27 जूल सेकेंड। और एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम, यानी इट बिकम्स ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। इसी के साथ एसोसिएटेड है एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक वो आइडल बॉडी है जो सारी फ्रिक्वेंसीज को एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है, और इसीलिए इसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी अपनी बॉडी में से देती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा काले कपड़े जब हम पहनते हैं तो ब्लैक कलर को माना जाता है कि वो जल्दी से एब्जॉर्ब भी कर देता है, एमिट भी कर देता है। तो इसका रीज़न यही है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो जल्दी से लाइट को एमिट भी करती है और एब्जॉर्ब भी कर लेती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एज द नेम सजेस्ट, फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना शुरू हो जाता है। सो फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जब लाइट, लेकिन वो लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए, यानी इतनी होनी चाहिए कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए।
और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमने इसको प्रूव किया। हमने एक ट्यूब ली, वैक्यूम चैम्बर, जिसके अंदर हमने मेटल सरफेस लगाई, लाइट उसके ऊपर पड़ी और उसमें से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक डिटेक्टर की हेल्प से डिटेक्ट किया। इट कैन बी अ पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ तो एमीटर में भी एक रीडिंग आई, और एमीटर आप लोगों को पता है कि करंट को डिटेक्ट करता है और करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो ही एमीटर में रीडिंग आएगी, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता है। सबसे पहले बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे, यानी लाइट की ब्राइटनेस पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो चाहिए होती है मेटल को इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो थी अगर वो लेस देन होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, रिमेंबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है जो चाहिए हमें कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेस होगी हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस वॉज द नॉर्मल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी से एसोसिएटेड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है जिसे हम W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जितना काम करते हैं उतनी ही हमारे अंदर एनर्जी होती है, और जितनी हमारे अंदर एनर्जी होती है दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन बाय अस। इट मीन्स वर्क इज़ इक्वल टू द एनर्जी। तो यहाँ वर्क फंक्शन को एनर्जी की फॉर्म में W लिया हुआ है, और मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में लगती है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कहते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू h/nu होता है, और यहाँ हम E वर्क फंक्शन ले रहे हैं तो हमने W0 को h/nu के इक्वल कर दिया। बट सिंस एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², उसको हमने h/nu माइनस h/nu0 के इक्वल किया है। और अगर हमें वर्क फंक्शन निकालना ही है तो हम h/nu को इधर ले आएंगे और इसको h/nu0 प्लस हाफ mv² करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। इट मीन्स कि वर्क फंक्शन यानी जितने एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए चाहिए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी तो जाकर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक किया, एंड इट वाज इन प्रॉपर डिटेल। देयर इज़ नो नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दिस। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ further more videos about the structure of atom. Thank you, and please like and share my video so that most of the +1 class students get the information for this structure of atom and learn instantly. Thank you.